तो दोस्तों, लौ जिहाद वाला में आपका स्वागत है। हम लोग जो पीछे का टॉपिक पढ़े हुए थे 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज, उसकी हम लोग भूमिका देख लिए थे। उसमें हम लोग हैदराबाद देख लिए थे, बंगाल भी हम लोग पढ़ लिए थे, अवध भी पढ़ लिए थे, मैसूर भी हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा केरल। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुहेलखंड पंजाब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मराठा। जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग नियमित रूप से हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे। आज हम लोग आइए शुरू करते हैं। केरल। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन तथा त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का संगठन किया तथा उन्हें आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया और इन सैनिकों का प्रयोग अपने राज्य विस्तार में किया। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण कराया। साथ ही विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी उनका लड़का कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ। वह प्रसिद्ध विद्वान था, कवि भी था, संगीत भी उसे आती थी, अभिनेता भी था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसको यूरोपीय मामलों में गहरी रुचि थी। वह लंदन, कलकत्ता एवं मद्रास से निकलने वाले अखबारों एवं पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ा करता था। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफ़ी विकास हुआ। इस काल में त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम, जो आज के समय में तिरुवनंतपुरम, संस्कृत के विद्वानों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उसके संस्थापक। जो 18वीं शताब्दी में जितने भी स्वतंत्र एवं नवीन राज्य था उसके संस्थापक कौन रहे। जैसे हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क, कर्नाटक का सआदत उल्ला खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां, अवध सआदत खां, मैसूर को हैदर अली खां, केरल को मार्तंड वर्मा। ये जितने भी बताया गया है ये सब के संस्थापक थे। जैसे हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। एग्जाम में आता है आपके कि हैदराबाद राज्य को किसने बसाया था, किसने संस्थापक था इसका, तो निजाम उल मुल्क है। ऐसे आएगा कर्नाटक का संस्थापक कौन था स्वतंत्र राज्य का, तो आपको लगाना होगा एक दिया रहता है ऑप्शन में सआदत उल्ला खां, आप लोग लगाइएगा। बंगाल का किसने मतलब संस्थापक था, मुर्शिद कुली खां। अवध का कौन था, सआदत खां थे। मैसूर हैदर अली। केरल का कौन थे, मार्तंड वर्मा। यही है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। मेन इसमें यही था कि 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उनके संस्थापक। इसी में से एग्जाम में आपको कभी काल 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी आइए हम लोग रुहेलखंड देखते हैं। रुहेलखंड जो अभी है वो वर्तमान में यूपी के जो बरेली वाला क्षेत्र है वहीं रुहेलखंड हुआ करता था उस समय। अभी भी उसको कुछ लोग रुहेलखंड ही बोलते थे, बोलते भी हैं। रुहेलखंड की स्थापना अली मुहम्मद खां द्वारा की गई। इसकी पहली राजधानी आंवला मतलब जो बरेली अभी बोल रहे थे वो बरेली थी, तथा बाद में रामपुर इसकी राजधानी बनी। रामपुर वहीं जो बोला जाता है रामपुर की छुड़ी, वहीं आजम खां का जो क्षेत्र हुआ करता है। यह इलाका हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमायूं की पहाड़ी तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र इसको बोला जाता है। जो उत्तराखंड था
इसी का भाग हुआ करता था, जो आज अलग हो गया है। सन 2000 में अलग हो गया, वो इसी का भाग हुआ करता था। तो उधर का जो क्षेत्र है, जो कुमाऊँ होता है, ये गढ़वाल होता है। तो कुमाऊँ इधर वाला जो क्षेत्र है, जो रामपुर के साइड से जो सटा हुआ क्षेत्र है, जैसे देखिएगा रामपुर एरिया का, चाहे जो ये पीलीभीत है, इस सब एरिया को देखिएगा आप लोग, जो इस क्षेत्र सटा हुआ वो काफ़ी मतलब उपजाऊ भूमि उस साइड को माना जाता है। रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहा। रुहेलों के नेता हाफिज रहमत खां ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर की संधि की और बदले में 40 लाख रुपये देने की बात भी कही। 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि मांगी। रुहेल नेता हाफिज रहमत खां द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण कर दिया। मीरापुर कटरा युद्ध जो है 1774 में हाफिज रहमत खां लड़ते हुए मारा गया। मीरापुर कटरा के युद्ध में हाफिज रहमत खां लड़ते हुए मारा गया। अंततः रुहेलों को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया गया। जबकि अवध भी यहीं था, रुहेलखंड भी आपके यूपी में ही, अवध भी यूपी में ही, लेकिन ये अपना अपना स्वतंत्र राज हुआ करते थे उस समय। अब वहाँ का राजा है, यहाँ का राजा है, दोनों को आपसी सहमति बनती नहीं थी। सबका ये होता था कि हम बड़ा हो, हमारा अधिकार उस पर स्थापित हो जाए। तो अंग्रेज़ों के साथ कोई अगर मिल गया तो उसकी सेनाएं ज़्यादा हो जाती थी और एक दूसरे को हराने को हमेशा कोशिश करते थे। और इसी प्रकार उन्होंने रुहेलखंड को हराया और अपने कब्जे में ले लिया। मीरापुर कटरा के युद्ध में वो मरा। जैसे ही उसके बाद में अंततः रुहेलों को निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर शेष चला जाना पड़ा। नवाब शुजाउद्दौला के हाथ में चला आया और उसको अंग्रेज़ों ने सौंप दिया, दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज रहमत खां के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना दिया गया। अब आइए हम लोग अगला जो है पंजाब, जो 5 भूमियों का देश हुआ करता था, राज है 5 भूमियों का। सतलज व्यास नदियाँ बहुत सारी वहाँ से, जो 5 भूमियों का वहाँ से नदियाँ निकली हुई है, उसी को पंजाब बोला जाता है। जैसे वहाँ पर सबसे अधिक देखिएगा मुग़ल काल में समृद्ध और उपजाऊ प्रांत की राजधानी उस समय लाहौर हुआ करती थी, लाहौर थी। सिखों के वहाँ 10 गुरु हुआ करते थे। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पहला जिन्होंने सिख गुरु थे, गुरु नानक थे, उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक किया। एक क्वेश्चन आता है सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। दूसरा कौन थे, ये मिलान भी करने, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसे मिलान करने को ऑप्शन में दे देता है कि चौथा पांचवा कौन थे, इसमें ऑप्शन में दे देगा। उनके बाद में उन्होंने कौन सा प्रमुख कार्य किया, ये दे देगा मिलाने के लिए। दूसरा थे गुरु अंगद, जिन्होंने सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किए। अब यहीं एग्जाम में पूछ देगा कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसने किया, तो गुरु अंगद ने किया। कौवे नंबर के मतलब ऐसे गुरु थे, दूसरे नंबर के थे। जैसे तीसरे गुरु अमरदास, लंगर प्रथा को अस्थायी बनाए, मांझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया। अब किसने मतलब कौन से सिख गुरु कितने नंबर के जो थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, लंगर भी शुरू किया, वो थे गुरु अमरदास। जिसे 4 नंबर पर गुरु रामदास। ठीक, उनके गुरु रामदास जो थे वो समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध मतलब उनका था, बनाए और अमृतसर शहर को बसाए, जो गोल्डन टेम्पल के नाम से आज जाना जाता है, जो पंजाब में अमृतसर वहाँ पे। इसका काफ़ी इतिहास अच्छा रहा है। जब आप आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसका आगे आगे मिलेगा कि हाँ उस गोल्डन टेम्पल का क्या इतिहास रहा, आगे जब उसका समय आएगा तो बताया जाएगा। गुरु रामदास ये अमृतसर को बसाया।
अब जैसे 5वें नंबर पर गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन तरन तारन यथा करतारपुर नामक शहर बसाया, जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये ऑप्शन आएगा कि मतलब इनका गुरु अर्जुन देव को किसने हत्या कर दिया था, तो जहांगीर ने हत्या कर दिया था। ठीक, वैसे 6ठे नंबर पर गुरु हरगोविंद आए। 6 नंबर पर गुरु हरगोविंद थे। अमृतनगर में अकाल तख्त की स्थापना, सिखों को लड़ाकू कौम में बदला, कश्मीर में कीरतपुर नगर बसाया। इसमें सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन बट इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, इन्हीं को पूछा जाता है। गुरु तेग बहादुर को भी पूछा जाता है। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह को 7वें नंबर पर थे गुरु हर राय। इनका मतलब दारा सिखों से अच्छे संबंध, शांत एकांत जीवन व्यतीत अपना कर कर चल बसे। ठीक, 7वें 8वें नंबर पर आते हैं गुरु हरकिशन। चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। पूछा जाता है कौन से जो मतलब सिख गुरु थे जिनको चेचक के कारण मृत्यु हो जाती है, तो गुरु हरकिशन थे। 9वें नंबर पर गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की। हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। औरंगजेब के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब के द्वारा किसकी हत्या की गई? यहाँ जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या की जाती है, यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर की हत्या की जाती है। ठीक, उसके बाद में जो तेग बहादुर औरंगजेब के द्वारा हत्या की जाती है, ये जो थे आगरा में, इनके नाम से जाना जाता है गुरु का ताल। गुरु का ताल, जिन्होंने मतलब ये सिकंदरा वाले रोड पर जब जाइएगा आगरा में तो आपको मिलेगा सिख गुरु जो है वहाँ पर, मतलब सिख धर्मों का अपना जो है वो बनाया गया है। 10वें नंबर पर आते हैं गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया। पहला प्रथा खालसा सिखों ने स्थापना किया। सिखों में पाहुल प्रथा, सिखों में एक पाहुल प्रथा जो होता है उसकी शुरुआत की। औरंगजेब से निरंतर संघर्ष करते रहे इन्होंने। सिखों के अंतिम गुरु थे, ये मतलब जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह थे। जफरनामा यानी फारसी की इन्होंने रचना की। इन्होंने एक साहित्य मतलब रचना की जिसका नाम था जफरनामा। ठीक, अब गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1666 ईस्वी में पटना साहेब बोला जाता है, जो कि बिहार में है। इसको पटना में जब जाइएगा कभी आप, तो वो पटना सिटी के नाम से भी वहाँ बोला जाता है, पटना सिटी। ठीक, इनके नाम से पटना साहेब फेमस है वहाँ पर। 1600 इनका 66 में जन्म होता है और 1708 में इनका मृत्यु भी हो जाता है, यानी इनकी 41 बरस में मृत्यु हो जाता है। ठीक, और वे अंतिम गुरु भी थे। प्रकाश उत्सव भी वहाँ पर्व होता है जो मनाया जाता है। आगे आइए, अब हम लोग देखते हैं मुगलों के साथ निरंतर टकराव से 18वीं शताब्दी में सिखों का उदय एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये बात बता ही दिया गया है। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, ये भी बात हो ही गया है। कारण सिखों का विशेष वेशभूषा, उनका मतलब जो सिखों का अपना वेशभूषा जो है, विशेष उनका जो है वेशभूषा, आज भी देखिएगा वो लोग केस यानी बड़े बड़े बाल रखेंगे, कंघा अपना साथ लिए रहेंगे, कृपाण लिए रहेंगे। देखिएगा यहाँ पर मतलब छुरी की तरह हमेशा लगाए रहेंगे। देखिए काड़ा हमेशा पहनते हैं, उन्होंने हमेशा काड़ा पहनते हैं। देखिएगा उन्होंने जो कच्छा पहनते हैं उन लोगों का अजीब सा एक अलग कच्छा ही होता है। ठीक, 5 प्रकार का जो एक कक्के बताए गए हैं, ये होता है अपना सिख धर्म का अपना जो उनका मान्यता है, धारण है, करना होता है, वो लोग अपना करते भी हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। जैसे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होता है उसके बाद परंपरा वो क्या हो गई, गुरु की समाप्त हो गई। और इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। ठीक, उनके मरने के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव थे, ये एग्जाम में पूछता है बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था, तो लक्ष्मण देव था। पंजाब के सिख किसानों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार 8 वर्षों तक संघर्ष किया बंदा बहादुर को उसके शिष्य
सच्चे बादशाह के नाम से जानते हैं, सच्चे बादशाह के नाम से जानते हैं। 1716 में फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर की उसके पुत्र समेत हत्या करवा दी। फर्रुखसियार जो मुग़ल काल का था, उन्होंने बंदा बहादुर को मृत्यु करा दिया 1716 ईस्वी में, और उसके पुत्र समेत ही हत्या करा दिया। बंदा बहादुर की हत्या के बाद थोड़े समय के लिए सिख राज का उत्कर्ष थम गया, लेकिन शीघ्र ही मुग़ल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमणों के कारण उत्पन्न अव्यवस्था लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए मंद पड़े सिख राज्यों का पुनः उत्कर्ष होता है। दोबारा वहाँ से सिख का फिर पुनः उत्कर्ष होता है। अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस जाने पर सिखों ने पुनः पंजाब एवं जम्मू पर अधिकार कर लिया। सिखों ने, जैसे मोहम्मद शाह अब्दाली भारत से गया, उसके बाद सिखों ने पंजाब एवं जम्मू पर फिर अधिकार अपना जमा लिया। फैजलपुर के कपूर सिंह के नेतृत्व में पुनः पंजाब के सिख कृषकों, जो पृथक पृथक अलग अलग जत्थों में बंटे थे, को संगठित कर ऐसे दल के रूप में विकसित किया गया जो दल खालसा के रूप में अस्तित्व में आया। सिखों की धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाला। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही सिख 12 स्वतंत्र मिसलों एवं जत्थों के संगठित हो चुके थे तथा राज्य का विभिन्न हिस्सों को अपना कार्य कर रहे थे। प्रत्येक मिसलों की पहचान उनका एक झंडा, नाम तथा निशान होता था। देखिएगा, आज भी सिख धर्म में जाइएगा तो उनका एक अपना झंडा होता है, उनका एक सिंबल अपना अलग लगाए रहते हैं। वो सभी मिसालों का अलग होता है। उनका संयुक्त समिति होती थी जो सभी मिसाल एवं कार्यों का क्रियान्वयन करती थी। 1753 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा आरंभ किया। उन्होंने 1753 में राखी दल प्रथा का आरंभ किया। राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 यानी एक से 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इस प्रणाली के द्वारा सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। 12 मिसालों में से सुकरचकिया मिसल में जन्मे रणजीत सिंह को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। ये इतिहास में शेर-ए-पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। एग्ज़ाम में आता है कि शेर-ए-पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो रणजीत सिंह। इन्होंने क्या साबित किया था, तो सुकरचकिया मिसल के 12 मिसालों से इन्हीं के समय में विकसित हुआ। अब आगे आइए, अब हम लोग देखते हैं मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में 18वीं शताब्दी से मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम द्वारा शिवाजी के पौत्र यानी शिवाजी के पोता शाहू जी को मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया गया। मुगलों की कैद से आज़ाद होकर शाहू ने सतारा को अपना केंद्र बनाया। इसी समय राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई ने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की सत्ता पर दावेदारी को लेकर विरोध जताया। ताराबाई मराठों में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला थी। ताराबाई मराठों में सबसे शक्तिशाली महिला थी। इस तरह सत्ता पर एक छत्र राज को लेकर शाहू और ताराबाई में संघर्ष प्रारंभ हो गया। मराठा सत्ता की दावेदारी को लेकर शाहू एवं ताराबाई के बीच चल रहे संघर्ष में विभिन्न मराठा सरदारों ने किसी न किसी पक्ष का साथ देते रहा, कभी इधर से कभी उधर से होते रहा। शाहू ने
संघर्ष के बाद शासन प्रबंध की देखभाल पेशवा को सौंप दी। अतः इस तरह मराठा इतिहास में पेशवाओं के आधिपत्य की शुरुआत हुई और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ पद वंशानुगत हो गया। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी दक्ष कूटनीतिक क्षमता के बदौलत कई मराठा सरदार को शाहू के पक्ष में किया। बालाजी विश्वनाथ ने शिवाजी के बाद मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ सरदेशमुखी कर असूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का साथ देकर उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। जिस समय फर्रुख सियार को गद्दी से हटाने के लिए सैयद बंधुओं के षड्यंत्र किया गया था। 1720 में बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम, आप लोग मूवी भी देखे होइएगा, बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम जो 1720 से 40 तक एक प्रतिभावान सेनापति, एक महत्वाकांक्षी राजनेता था। हिंदू नायक की सहानुभूति जगाने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बाजीराव ने हिंदू पदशाही के आदर्श का प्रचार किया। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। इसने जीवन भर दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसने मुगल अधिकारियों को विशाल इलाके से चौथ वसूल करने का अधिकार देने और फिर वो इलाके मराठा राज को सौंप देने का मजबूर किया। इसने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान कर सालसेट एवं बसीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है साथियों, हम लोग इतना ही देखते हैं आज के चैप्टर में, इतना ही हम लोग पढ़ते हैं मराठा तक। फिर इसमें जो छूटा होगा आगे एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। आप लोग इसको देखते रहिए तब तक। एक इसमें मेन जो है सिख के जो गुरु रहे हैं, इसमें 4-5 महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 18वीं शताब्दी के नवीन राज में जो बताया गया है, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद, इसको किसने बसाया, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पंजाब उजाम से विशेष नहीं आता है, रुहेलखंड से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मराठा से पूछता है, उसको देखना होता है। ये थोड़ा रंजीत सिंह को देख लीजिएगा, ये सुकर चकिया मिसल, उसके बाद शेर पंजाब, ये थोड़ा सा देखता है। उसके बाद में हैदराबाद से भी थोड़ा बसाने का किसने इस शहर को बसाया था, इस राज्य को। ठीक, उसके बाद में हम लोग अवध से क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। केरल को जिसने बताया था ना कालीकट में, वहीं जो मार्तंड ने बसाए हुए थे, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग आगे इसका पढ़ लेने के बाद MCQs हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें कि बंगाल का अंतिम, जैसे आता है क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो हम लोग पढ़े हुए हैं मुर्शिद कुली खान। ये आप लोग देखते रहे, वो पढ़े रहिएगा, इसमें ऑप्शन में आएगा आपको एग्ज़ाम में लगाने के लिए, आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा। जैसे उसमें पूछेगा मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, तो आप लोग पढ़े रहिएगा मुर्शिद कुली खां। जैसे इसे मिलते रहेगा आपको। आगे MCQs जब कराएंगे, जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया, 1757 में सिराजुद्दौला लड़ गया, तो कब लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, ये सब चीज़ जैसे प्लासी के युद्ध में परास्त हो गया उन्होंने। आगे हम लोग इसको देखेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद।